नमस्कार। आज हम करेंगे मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित गद्य साहित्य में आप सबका स्वागत है। श्रीमती महादेवी वर्मा आधुनिक साहित्य की मीरा कही जाती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में विरह वेदना की अत्यधिक अभिव्यक्ति की है। महादेवी वर्मा एक छायावादी व रहस्यवादी कवित्री हैं। इन्होंने स्थूल के स्थान पर सूक्ष्म का वर्णन किया है। छायावाद की सभी विशेषताएं, प्रेमानुभूति, वेदना की अभिव्यक्ति, करुणा, दुखवाद आदि सब प्रकार की रचनाओं का इन्होंने वर्णन किया है। अपनी गद्य रचनाओं में उन्होंने दीन दुखियों की आर्थिक कथा का सुंदर चित्रण किया है। कहीं कहीं वे पशु पक्षियों का हृदय स्पर्शी वर्णन करती हैं। वस्तुतः महादेवी का गद्य साहित्य समाज सापेक्ष नहीं है। यही नहीं, उनके काव्य के रीतिक काव्य की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इस रचना में महादेवी वर्मा जी ने बचपन के दिनों का रोमांचक वर्णन किया है। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। अर्थात समाज में पहले जब लड़कियां पैदा होती थी तो उसको स्वर्ग भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और वह मुझे नहीं सहन करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, मतलब यह उनके परिवार की भाषा थी। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। अर्थात उसके जो परिवार की भाषा थी वो उर्दू और फारसी और अंग्रेजी थी। हिंदी कोई नहीं जानता था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। अर्थात उसकी माँ थोड़ी बहुत हिंदी जानती थी। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले उन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। विष्णु शर्मा द्वारा रचित यह ग्रंथ है पंचतंत्र। अर्थात उसकी माँ की ये विशेषताएं हैं कि उसको हिंदी आती थी, धार्मिक विचारों की महिला थी। बाबा कहते थे हमको विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। जब मैंने एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थीं। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी, मतलब स्कूल जाने में आनाकानी करती थी और रोती थी, मतलब स्कूल जाने से जी चुराती थी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेज़ था। उस मेज़ में प्याज तक नहीं बनता था। अर्थात सभी धर्मों की लड़कियां वहाँ पर रहती थी और शुद्ध शाकाहारी भोजन वहाँ पर बनाया जाता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली, मतलब वहाँ पर उसकी सहेली कौन बनी? सुभद्रा कुमारी चौहान। 7वें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थीं। वे कविता लिखती थीं और मैं बचपन से तुक मिलाती आई थी, मतलब लेखिका को भी थोड़ी बहुत कविताएं या तुकबाजी करने का शौक़ था। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। कौन सा पद उसकी माँ ज़्यादातर गाती थी? सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। भगवान को बोलती थी, हे कृपा निधान, हे दिन दुखियों के रखवाले, जागो और पंछी की तरह इस संसार में फैलकर इस संसार को रोशन करो, हम सबके दुखों को दूर करो। यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। प्रभाती मतलब सुबह की आरती। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी।
मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। मतलब उस समय लेखिका थोड़ी हिचक अनुभव करती थी उसके सामने लिखने से, इसलिए उससे छिप कर लिखती थी और अपनी रचनाओं को लिखकर छिपा देती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा, मतलब बहुत सारी रचनाएं निकल पड़ी। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ और एक हाथ में मुझे पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई, ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रासवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। जब सब वहाँ पर लड़कियाँ खेलती थी तो हम दोनों उस डाल पर बैठ जाते थे और तुक मिलाते थे, मतलब कविताओं की पंक्तियाँ जोड़ते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे, मतलब रचनाएं करते थे। उस दर्पण, स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में अपनी कविताएं छपवाती थी। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्थवेट से मैडम हमको साथ ले जाती थीं। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और जब मैडम हमको अपने साथ ले जाती थी, हम वहाँ कविता सुनाते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, मतलब अलग अलग बड़े बड़े महान कवि वहाँ पर मुखिया होते थे, प्रधान होते थे, अध्यक्ष होते थे। हम कविता सुनाते तो हमें कुछ न कुछ पुरस्कार भी मिलता। कभी कोई होता, कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचारी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, अर्थात कम से कम उसको 100 पुरस्कार मिले थे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-2 आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मतलब उसमें बड़ा चाव था कि मुझे पुरस्कार में यह कटोरा मिला है और मैं गांधी जी को दिखाऊंगी। तो बच्चों को जैसे ये इस प्रकार की प्रोत्साहन का शौक़ होता है, उसको भी था। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे, मतलब तू इसे मुझे दे। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को तो उन्होंने कहा ही नहीं। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी पड़ेगी। अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। अर्थात उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का दौर चल रहा था, तो भारत की आज़ादी में कुछ न कुछ सहयोग वो लड़कियां भी करती थी, कुछ पैसे बचाकर। तो लेखिका ने अपना पुरस्कार में जीता हुआ कटोरा गांधी जी को दान स्वरूप दे दिया और उसके बदले उसको बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही थी। दुख सिर्फ इस बात का था कि गांधी जी ने मुझसे वह कविता नहीं सुनी जिसके लिए मुझे वह पुरस्कार मिला था। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबू निशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता लिखने के लिए और अवकाश मिल जाता था, मतलब उसको ज़्यादा समय मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं उससे कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी टोके बिना न रहा जाता था। वाह, देसी कोवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कोवा मराठी बोलता है।
जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने, सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती तो बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम सब अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते, एक प्रार्थना में खड़े होते, कोई विवाद नहीं होता था, अर्थात सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था। हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उसकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, मतलब अलग अलग धर्मों के होते हुए भी वे एक दूसरे से रिश्ते नाते बनाए रखते थे। तो लेखिका उसको ताई कहती थी, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे घर पर मनाए जाते थे। आपस में एक दूसरे को पुरस्कार देते थे। राखी वाले दिन उसने इतनी ज़बरदस्ती की कि आओ अपने भाई को राखी बांध कर जाओ। राखी के दिन सवेरे से उसने पानी भी नहीं पिया। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। बार बार कहती भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे, मतलब कुछ न कुछ पुरस्कार उनको मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे। मुस्लिमों का त्यौहार है मुहर्रम जो 10 दिन तक मनाया जाता है, तो उनके कपड़े बनते थे, तो लेखिका के परिवार के वालों के भी कपड़े बनते थे। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर से कहो वो मेरा नेग रखें या मुझे नेग ठीक करके दें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी, छोटी थी वो। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने रख दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वो अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। अर्थात लेखिका को क्या दुख है कि जो उस समय रिश्ते नाते थे, अलग अलग धर्मों के लोग भी एक साथ मिलकर रहते थे, एक दूसरे के त्यौहार को इतना अपनापन से, सद्भावना से, अपनेपन की भावना से मनाते थे। अगर वही भावना आज भी रही होती तो भारत की दशा, भारत की स्थिति कुछ और ही होती। अर्थात लेखिका ने हमेशा ही ऐसा चाहा कि कुछ ऐसा हो जाए। तो लड़कियों के संबंध में उस समय की जो दशा है और आज की दशा में बहुत सा अंतर आ गया है। उस समय लड़कियों को अभिशाप समझा जाता था। लोग लड़की को परिवार के लिए बोझ समझते थे। यहाँ तक जन्म देने वाली माँ को अपमानित किया जाता था। प्रायः लोग लड़की के पैदा होते ही उसे मार भी देते थे। आज ज़माना बदल चुका है। लड़के लड़की में आज कोई अंतर नहीं समझा जाता। समाज में लड़कियों को लड़के के समान अच्छी शिक्षा दी जाती है और उन्हें नौकरियां भी मिलने लगी हैं। इसलिए लड़की को जन्म देने वाली माँ को बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी कुछ रूढ़िवादी परिवार लड़की के जन्म को अच्छा नहीं मानते। कन्या भ्रूण हत्या के कारण हमारे देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। यह सब चिंता का विषय है। लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि लेखिका की उर्दू फारसी सीखने में रुचि नहीं थी और उसको हिंदी में रुचि थी, इसलिए वह उर्दू फारसी से जी चुरा।